यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब किसी ने चिड़िया से कैसे बनता है आसियाना, तो वो बोली पग पग चलकर तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मेरे दोस्तों, मेरे भविष्य के फौजियों और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं एक ऐसे ही बच्चे से आपको रूबरू कराने वाला हूं जिस बच्चे ने अपनी मेहनत के दम पर एयरफोर्स में फाइनल सिलेक्शन ले लिया है। जी हाँ, ये बच्चा 2022 अग्निवीर 2022 में एयरफोर्स में फाइनल सिलेक्शन लेकर अपने देश की सेवा करने के लिए जाने वाला है। तो आज वो बच्चा मेरे साथ में है। उस बच्चे का नाम है योगेंद्र। वेलकम योगेंद्र आज एग्जामपुर में, कि आज आप अपनी मेहनत के दम पर इस मुकाम पर पहुंच पाए। थैंक यू सर फॉर वेलकमिंग मी एंड मेरा यहाँ तक का सफ़र सर बहुत, जैसे कोई भी स्टूडेंट होता है उसके लिए बहुत स्ट्रगलिंग होता है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मुश्किलें आती हैं। पर अब मुझे जब ये मैंने जो अचीवमेंट हासिल किया है उसके बाद में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाकी इसमें हेल्प करने के लिए एग्जाम्पल का मेन रोल रहा है, क्योंकि किसी अचीवमेंट में गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर गाइडेंस नहीं होता, जब हमें कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता, अगर कोई हमको वे ना पता हो और डेस्टिनेशन हमारे माइंड में है तो पहुंचना मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई गाइडेंस करने वाला होता है तो वाकई बहुत आसान हो जाती है चीज़ें। बिल्कुल योगेंद्र, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर मैं बात करूं कि गाइड करने की, तो गाइडेंस के लिए आपका जो मेन रोल है वो आपके टीचर्स अदा करते हैं। इसके अलावा आपकी पूरी फैमिली, आपकी सोसाइटी और इवन हम कह सकते हैं आपके दोस्त। तो सबसे पहले योगेंद्र, मैं आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछना चाहूंगा कि आपके पापा जी क्या करते हैं और आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है। सर, मैं उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस से हूँ। बाकी मेरी फैमिली 2018 से यहीं पे गाजियाबाद में शिफ्टेड है। एंड फैमिली बैकग्राउंड है कि हमारा खुद का बिजनेस है टोनगा सिटी में। और बाकी फाइनेंशियली इतनी दिक्कतें तो नहीं है। बाकी एक जो स्टूडेंट की लाइफ में दिक्कतें आती हैं वो तो हर एक स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। बाकी फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी ये होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो जब तक हमें गाइडेंस नहीं मिलती तब तक दिक्कतें आती हैं। ओके, वही है सर। अच्छा, एक चीज और योगेंद्र, कि आपने अपनी पढ़ाई यूपी बोर्ड से की है। यस सर। एक आपके लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क ये रहा होगा कि इंग्लिश हम कैसे कवर करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि बच्चा जब पढ़ाई करता है, एक यूपी बोर्ड का बच्चा, उसके लिए एक सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है कि इंग्लिश को वो कैसे कवर करे। अगर हम डिफेंस की बात करें, चाहे वो एयरफोर्स ले ले, चाहे आर्मी ले ले, चाहे नेवी ले ले, एनडीए ले ले, इंग्लिश एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो उसके लिए आपने किस तरह से तैयारी की और कहाँ से आपने तैयारी की? सर, किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चे के लिए इतना ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि वो उसे पता नहीं होता, क्योंकि उसे बैकग्राउंड में इतना नहीं मिला होता इंग्लिश में कुछ भी। तो इस वजह से इतनी दिक्कत आई थी। मैं भी 2018 से एयरफोर्स की मेनली प्रिपरेशन कर रहा था, पर मेरा हर टाइम मैथ्स रीजनिंग सब कुछ सही था। मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ मैं, पर लेकिन इंग्लिश में हमेशा ही मेरा बहुत वीक परफॉर्मेंस था। उसके बाद में हर बार ऐसा होता था, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग से भी एग्जाम्पुल से ही जुड़ा हुआ हूँ, उसमें फर्स्ट बैच मैंने तभी खरीदा था। उसके बाद में जब मैंने इंग्लिश की, एक बार नहीं, ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमें एक दिन में सफलता मिले, ऐसा नहीं होता। मैंने इंग्लिश का बैच और इंग्लिश की प्रिपरेशन कम से कम सिलेबस 3 to 4 टाइम्स करा। वो अपने कैपेसिटी के ऊपर है, कौन कितना कवर कर पाता जल्दी। बाकी मेरे अपना कर्म, मैंने जब तक इंग्लिश सही नहीं इम्प्रूव हुई मेरी, तब तक मैंने उसे काफ़ी टाइम तक सही उसे छोड़ा नहीं, कभी गिव अप नहीं करा, क्योंकि इंग्लिश मेन रोल करती है किसी भी डिफेंस एग्जाम में। मेनली एयरफोर्स है, नेवी है या एनडीए का भी एग्जाम दिया था। बाकी उस टाइम पे मेरी इंग्लिश नहीं थी सही। बाकी जैसे हमने एग्जाम्पुल से जब जुड़ा था तो उसमें मेनली मैंने इंग्लिश, पहले अनुज सर थे, उसके बाद आप आए थे। उसके मतलब काफ़ी, जब तक मेरा इंग्लिश से इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था तब तक मैंने गिव अप नहीं करा था इंग्लिश में। ओके, अच्छा, एक चीज और बताओ योगेंद्र, जैसे आपने जब तैयारी शुरू की एयरफोर्स की, तो आपने सेना को ही क्यों चुना? एक होता है ना कि बच्चे के अंदर, आप कोई पड़ोसी एयरफोर्स में है तो हम भी एयरफोर्स में जाएंगे। एक होता है कि अपने अंदर से एक आवाज आती है कि वी वांट टू सर्व नेशन, हमें देश की सेवा करनी। ऐसा होता है कि कोई किसी से इंस्पायर होता है कैसे भी, पर लेकिन मैं बचपन से ही मेरा था डिफेंस में जाना है, एयरफोर्स में जाना है। स्टार्टिंग से ही मैंने तैयारी एयरफोर्स की करी थी। और बाकी वो किस्मत में होता है, अपनी मेहनत के साथ साथ क्या होता है क्या नहीं। पर ये है कि हाँ, अगर
आपने किसी चीज को उस जुनून से चाहा तो आपको मिलती जरूर है। और लेकिन मतलब बचपन से ही, जब मैं स्कूलिंग में भी नहीं था बहुत, और पहले टाइम से ही मतलब जब भी सोल्जर्स को देखता था ना सर, तो होता है ना बहुत अजीब, मतलब अच्छी फीलिंग आती थी। तो उसी तब से कि भाई जाना डिफेंस में ही है। बाकी तो करते तो हर चीज तैयारियां हैं वो अलग है, बाकी डिफेंस का ही जुनून था, तो इस वजह से डिफेंस ही मैंने उसमें एयरफोर्स चुना स्टार्टिंग से। ओके, अच्छा योगेंद्र, एक बात और है कि कई बार होता है कि असफलता हमारे हाथों लग जाती है, हम हार मानने लगते हैं। तो कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं सर, ऐसा तो होता है। आप उस समय पर अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? सर मेरे साथ ये चीजें काफी आई हुई हैं। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब तो मेरा कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं था। उसके बाद में मैं कोविड से पहले, तब मेरा उसके बाद एक चांस था कोविड के टाइम से पहले, एक और बच रहा था। लेकिन कोविड के आने से मेरा एक उसमें चांस में, उससे पहले एक चांस था, उसमें मेरा 0.5 नंबर से उसमें ही रह गया था, फेस 1 क्लियर होने में नहीं हो पाया था। फिर मैंने कहा था इतना मैं आया हूँ इस अटेम्प्ट में तैयारी करने के बाद, तभी एग्जाम से जुड़ा हुआ था मैं, फिर मैं अगली बार मैं नेक्स्ट निकाल ही लूंगा। एक चांस मेरे पास बच रहा था, पर किस्मत ने कोविड आ गया। उसके बाद गवर्नमेंट, हमने धरना वगैरह भी काफ़ी दिया था उस टाइम पे, दिल्ली में हो रहा था कि शायद हमें चांस मिल जाए, क्योंकि जो थोड़े से रह जाता है उसे पता होता है कि एक चांस की कीमत क्या होती है। पर लेकिन फिर गवर्नमेंट ने वो हमें नहीं दिया चांस। फिर उसके बाद में, और जैसे अग्निवीर के थ्रू एक चांस हमें रिलैक्सेशन मिला इसमें, तो फिर मुझे लगा कि दोबारा उम्मीद जागी कि वो मैटर नहीं करता कि सर्विस स्कीम क्या लाई है गवर्नमेंट, बाकी अपनी वर्दी का जुनून होता है। उस वजह से फिर मैंने दोबारा इसमें एनरोल हुआ, फॉर्म अप्लाई किया। उसके बाद में फिर तैयारी तो पहले ही सी थी, बंद तो मैंने करी नहीं, गिव अप तो करा नहीं, फिर मैं सीरियस स्टार्ट कर दी थी मैंने। पर जब ये फॉर्म आया फिर मैंने भरा, इसमें फिर मेरी तैयारी थी तो ये एग्जाम निकाला। फिर मुझे टेंशन होने लगी कि चलो इंग्लिश इंप्रूव हो गई, पर स्पीकिंग में दिक्कत है क्योंकि जीडी होता है उसमें। फिर आपका इनिशिएटिव था कि आप यहाँ पे ऑफलाइन करा रहे थे जीडी। ये तो मैं कहना चाहूँगा सर कि अगर शायद मैं यहाँ नहीं आता तो शायद कहीं प्रेफर करता भी नहीं जाना, क्योंकि पता ही नहीं था कुछ क्या होता क्या नहीं। तो पर आपने ये इनिशिएट करा कि यहाँ पे आओ और ऑफलाइन आप तैयार करो जीडी की, तो इससे मेरा सिलेक्शन इसी से श्योर हुआ है। जीडी का फेज 2 नहीं, फेज 2 में मैं सब कुछ पास कर जाता, एसआरटी हो जाता और रनिंग वगैरह सब हो जाता, लेकिन जीडी में मुझे पहले से पता था बाहर हो जाऊंगा। पहले यहाँ आने से पहले भी कॉन्फिडेंस इतना नहीं था कि मैं पहले दिन आया था, आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी मेरी, शायद बोल भी नहीं पा रहा था। फिर जब लास्ट टाइम हम यहाँ से गए थे जीडी के लिए, तो इतना कॉन्फिडेंस तो था कि हाँ जीडी हो जाएगा, जीडी में दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा योगेंद्र, जैसा आपने बताया, मैं आपको बताऊं इस बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि जब आप लोगों का एयरफोर्स का रिटन क्वालिफाई हो गया तो हम विवेक सर और विवेक सिंह सर तीनों लोग बैठे हुए थे और हम लोग प्लान कर रहे थे कि बच्चों को आज हम लोग जीडी की ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाएंगे। एकदम से ये प्लान बना कि क्यों ना बच्चों को ऑफलाइन बुला लिया जाए, है ना। तो उसमें आप भी शामिल थे। जैसा कि आपको पता है आपके बैच में लगभग 6 बच्चे थे। 6 में 3 बच्चों ने जीडी निकाला था सर, और जो बाहर हुए वो फिजिकल में हुए थे। मतलब हम कह सकते हैं कि 100% हमारा रिजल्ट रहा। 100% कैसा वो मेरे से अबव ही थे। उनकी जो प्रिपरेशन थी स्पीकिंग में, मेरी तो मुझे मीडियम ही लग रही थी। मेरा निकल गया तो उनका तो 101% निकल ही जाता। हाँ, निकल जाता, वो बच्चे अच्छे थे। अच्छा योगेंद्र, एक बात और, जैसे आपने जीडी के बारे में बताया, एक ग्रुप डिस्कशन बहुत मेन पार्ट होता है। चाहे आप ग्रुप डिस्कशन की बात करें, चाहे आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की बात करें। विवेक सिंह सर ने बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को एसआरटी पढ़ाया और सेम सर ने बहुत बढ़िया पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्क किया, है ना। मैं भी जीडी पढ़ा रहा था, लेकिन एक चीज मैंने वहां पे देखी कि जब बच्चा शुरू में आता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं होता कि पता नहीं कैसी तैयारी होगी, है ना। जैसे मैंने आपके अंदर भी देखा, शुरू में बहुत हेजिटेट थे, हंसी तो स्माइल फेस पे रखी रहती थी, लेकिन वहां जाने के बाद मतलब एक होता है डर, और फिर डर के आगे जब आप निकले, जब वहां पहुंचे, तो उस समय आपका अनुभव क्या था, वो क्या आप कहना चाहें? सर जब हम यहाँ से गए थे तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तो इतना आ चुका था कि हाँ अब हम जो सीओ साहब होंगे हमारे सामने तो उनके आगे हम बोल सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस तो पहले से ही था जब हम यहाँ से निकल के गए थे। और वहाँ भी गए तो हमें जैसा कि सेम हमने यहाँ पे प्रिपरेशन कराई थी सर आपने, और सेम सर थे, विवेक सिंह सर थे, जो भी आपने गाइडेंस दी थी हमें, सेम हमने वही अप्लाई किया, कुछ भी नया नहीं किया, क्योंकि कुछ हमें जीडी के बारे में नया आता ही नहीं था, पहला ही एक्सपीरियंस था सर। लेकिन वहाँ पे गए थे, सेम अप्लाई किया था वही चीज़, और सेम कुछ भी दिक्कत नहीं आई थी उसमें, और बहुत ही अच्छा गया था जीडी, और बाकी रिजल्ट तो आपके सामने है। हाँ, अच्छा एक बात और योगेंद्र मैं पूछना चाहूँगा
कि लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैटर, तो क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा था? सर हाँ, ऐसा कोई नहीं होता क्योंकि सोसाइटी में सब रह रहे हैं और सबको डिस्ट्रैक्शन होता है। पर मेरी ओपिनियन से अगर इन दोनों को आप अलग अलग रखो ना तो काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर आप दोनों को मिक्स कर दोगे ना तो किसी मतलब दोनों नाव हाँ, पे सवारी करो। हाँ, कि आप जैसे अगर वो लाइफ है आपकी तो उससे वहीं तक रहने दो। अगर उस रिलेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है ना तो आप इससे मिसमैच मत करो, उसे इससे अलग ही रहने दो। क्योंकि अगर आपने कोई एम बनाया है तो एम से आगे आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं होना अगर वो कोई बंदा आपको समझ रहा है तो ऑब्वियसली वो सही है, अगर नहीं समझ पा रहा तो आपको फिर उसके साथ ही नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा योगेंद्र, मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि मैंने जब तैयारी शुरू की तो मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट था, है ना? तो लास्ट अटेम्प्ट था, उसके बाद जैसे आप यहाँ पे भी आए एग्जामपुर में, आपने तैयारी की, है ना? हम लोगों के साथ ऑफलाइन जुड़े, तो पड़ोसियों का क्या रिएक्शन था कि बच्चा सिलेक्शन नहीं ले रहा है, क्या होगा इसका, या घर वाले क्या कहते थे उस टाइम पे? सर ऐसा होता है कि मैंने ये चीज़ फील करी है और हर एक स्टूडेंट इस चीज़ को फील करता है कि अपने पेरेंट्स के अलावा कोई आपको नहीं समझ सकता है। और जो भी होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं और पड़ोसी होते हैं, सब ये सोचते हैं कि पता नहीं कब तक करता रहेगा, होगा या नहीं होगा, और नेगेटिव ही आपके अंदर थॉट्स डालते हैं। पर अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है और आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर भरोसा है तो निश्चित है कि आपको सक्सेस जरूर मिलती है। और आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और सबसे मेन चीज़ है अपने पेरेंट्स को भी होना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा कर लेगा। मेरे मॉम डैड दोनों वो कभी, मतलब लोग कहते हैं कि भाई इतनी एज होगी, 2018 से मैंने स्टार्टिंग करी थी तैयारी की, तो अप्रॉक्स 4 ईयर तो हो ही गए सर। तो कहते हैं रिलेटिव्स के अब तो छोड़ दे, क्या फ़ायदा। पर मेरे मम्मी पापा थे वो हमेशा कहते हैं कि तुझे लग रहा है ना तू कर लेगा तो तू कर लेगा, हमें तुझे भरोसा है, तू कर ले। मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरे से ही नहीं कहा कि तुझे काम पे जाना है, कहीं जाना है, क्योंकि इतना कोई दिक्कत भी नहीं हुई। पर उन्होंने हमेशा मेरे पे भरोसा रखा कि हाँ तू कर लेगा, मुझे पता है। तो ऐसा ही होता है सर। योगेंद्र, एक बात और मैं लास्ट पूछना चाहूंगा इस एग्जामपुर के बच्चों के लिए कि जैसे बच्चा तैयारी करता है, वो 1 महीने पहले ये सोचता है कि मैं 1 महीने पहले पढ़ लूंगा, तैयारी कर लूंगा, 15 दिन पहले तैयारी कर लूंगा। आपको क्या लगता है कितने पहले से और कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाए? सर वो तो एक मिथ्स होती हैं कि आप अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे कोई भी टीचर हो, मैं ये नहीं कह रहा कि अट्रैक्ट करने के लिए आप 15 दिन में, 8 दिन में आप क्वालिफाई करो। अगर आपकी बैकग्राउंड से तैयारी नहीं है तो आप 8-15 दिन में स्टार्टिंग से नहीं कर सकते हो। पर लेकिन ये है कि आप जितना भी टाइम दे रहे हो, अगर 6 आवर्स ही दे रहे हो आप तो इनफ है। बट लेकिन आपको आपके अंदर से पता होता है कि आप कितनी ईमानदारी से उन 6 आवर्स को दे रहे हो। अगर आप 6 आवर्स ही दे रहे हो ना पूरी ईमानदारी से आपको, तो वो इनफ है आपके लिए तैयारी के लिए। पर लेकिन आपको पूरे दिन भी आप बुक को लेकर बैठे रहिए तो उससे कुछ नहीं होने वाला, अगर आप बिल्कुल ईमानदार नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर। बिल्कुल, मतलब हम कह सकते हैं अगर आप डेडिकेट होकर पढ़ाई कर रहे हैं और आपका कंसंट्रेशन अच्छा है तो 6 घंटे आपके लिए पर्याप्त है। 3-4 महीने में आराम से कर सकते हो। 4 महीने में आप कर सकते हो। लेकिन आप ये सोचो 10 दिन पहले तैयारी, 15 दिन पहले, तो वो पॉसिबल नहीं है ना? तो योगेंद्र, मैं यही कहूंगा कि जब आपका खुद पे भरोसा होता है और खुदा पे भरोसा होता है तो हमें अपनी मंजिल जरूर मिल जाती है। और लास्ट में मैं आपसे उन बच्चों के लिए एक मैसेज की, एग्जामपुर के उन सभी बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लाखों बच्चे पूरे हर स्टेट से अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं? कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, कोई नेवी की तैयारी कर रहा है, कोई एनडीए की कर रहा है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि एग्जामपुर उनकी कितनी मदद कर सकता है? मैं तो सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं स्टार्टिंग से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो ये मत सोचो कि आप टीचर पे बिलीव करोगे तभी हो पाएगा आपका जो भी है। पर लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, कोई कहता है कि ये अच्छा नहीं पढ़ाता, वो अच्छा नहीं पढ़ाता, लेकिन मुझे पता है मैंने बहुत डिस्ट्रैक्शन आते हैं टीचर्स के भी कि आप यहाँ से पढ़िए, वहाँ से पढ़िए, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप जुड़े हुए हैं तो मुझे पता है कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने आज तक कहीं ट्राई नहीं करा। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होता, इतना बड़ा नाम नहीं होता और सिलेक्शन नहीं होते। पर मैं ये कह रहा हूँ अगर आप सिलेक्शन अपना श्योर करना चाहते हो तो बिल्कुल जुड़िए। अगर आप बिल्कुल भी 1% भी अपने मन में ये मत समझिए कि शायद होगा या नहीं होगा। अगर आप पे सबसे पहली बात आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए और उसके बाद टीचर्स पे भरोसा है तो उसके बाद में
आपका सिलेक्शन श्योर है। हाँ वो टाइम लगता है, पर लेकिन एक ना एक दिन सिलेक्शन होता जरूर है, सक्सेस मिलती जरूर है। बिल्कुल, और थैंक यू सो मच। और वो सभी बच्चे जो हमारे साथ में यहाँ पे जुड़े इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें। एक ये ऐसा युद्ध होता है जो आप अपने विरुद्ध लड़ रहे होते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इस दुनिया में बहुत कठिन हो। इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, मैं संभव बना सकता हूं। तो जीवन में एक बात याद रखिए कि रख हौसला, कहते ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जीवन में अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है और अपने उन टीचर्स पर भरोसा है जिनसे आप तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच योगेंद्र, आप यहाँ पर आए और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आगे आप देश की सेवा करें और देश का मान बढ़ाएं। थैंक यू सो मच एंड थैंक अगेन फॉर एग्जाम्पल। एंड आप सभी से मैं ये कह रहा हूँ कि आप जुड़िए, क्योंकि बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्योंकि मैंने तैयारी करी है, मुझे पता है, मैंने कहीं भी ट्राई नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ मुझे चाहिए वो सारी चीज़ मिल रही है। और ये भी एक जनरी है यार, इसका भी अब अलग ही एंजॉय है अपना। जब सक्सेस मिलती है, अपनी अचीवमेंट मिलती है, उसकी अलग ही फीलिंग होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।